सबका क्रेडिट इसको लेना है, इसको याद भी नहीं है क्या है। हाँ चुप रहे, काला रहो वो तो क्या बहुत बढ़िया आ रही है। सुनो, आज से रिवीजन करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। सामने देखना भाई, आज गले की हालत बहुत ख़राब है, प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल करना, एकदम सामने देखते रहना। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बेसिक टर्म्स रिवाइज कराई थी, तो आज भी शुरू करेंगे बेसिक टर्म से। पहली बात तो सुन लो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक ऐसा कानून है जो सेलर को फेवर करेगा, मतलब इसमें जितने भी प्रोविज़न हैं वो सेलर के पक्ष में होंगे। किसके पक्ष में होंगे? इसी तरीके का एक कानून तुमने 12th में पढ़ा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो कंज्यूमर के लिए था। आपको अगर अपनी कोई पिटीशन फाइल करनी हो तो आप कंज्यूमर एक्ट में डालो, और सेलर अपनी पिटीशन किस एक्ट में डालेगा? सेल ऑफ गुड्स। तो ये एक्ट काफ़ी हद तक प्रोविजंस किसके गवर्न करेगा? सेल के, और ये सेलर के बारे में बात करेगा। इसका पहला चैप्टर बेसिक टर्म्स के बारे में है, दूसरा चैप्टर कंडीशन एंड वारंटी के बारे में है, तीसरा चैप्टर ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र होती है उसके बारे में है, और चौथा चैप्टर अगर आप माल खरीद के सेलर को पैसे नहीं देते हो तो अनपेड सेलर के क्या राइट है उसके बारे में है। तो इसमें सिर्फ 4 ही चैप्टर है, सॉरी इस चैप्टर में 4 ही यूनिट है। कितनी यूनिट है? 4 यूनिट। शुरू करें। पहली तो बिल्कुल सिंपल है, बेसिक टर्म्स, जल्दी जल्दी सुनो। पहले बायर और सेलर का मतलब क्या होता है बेटा? और बेटा, बस 3 ही बेटा है। मार्किंग किसी की बुक लेके कर ही लेना, मार्किंग। अभी मार्किंग पे ध्यान मत देना, अभी सिर्फ सुनना, ठीक है? जैसे ही मैं रिवीजन कंप्लीट कराऊँ किसी की बुक ले लिया करो, मार्किंग कर लिया करो। चलो यहाँ देखो बच्चों, बायर और सेलर। बायर वो बंदा होता है जो किसी भी माल को बाय करता है या एग्री करता है बाय करने के लिए। तो बायर मीन्स अ पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय गुड्स। सेलर इज अ पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल गुड्स। देखो, हु सेल और एग्री टू सेल। और बायर कौन है? हु बाय और एग्री टू बाय। ठीक है, ये रहा पहली लाइन में। बायर मीन्स अ बायर, पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय। मतलब कि इन्होंने सेलर और बायर में उन लोगों को भी कवर किया है जो लोग माल खरीदने वाले हैं, अभी ख़रीदा नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे भी लगेगा और एग्रीमेंट पे भी लगेगा। जैसे आज मैंने एग्रीमेंट किया कि निवेदिता मैं तेरे से ये माइक खरीदूंगा, तो ख़रीदा थोड़ी है, अभी एग्रीमेंट हुआ है, एग्री टू बाय है। तो कल खरीदूंगा, परसों खरीदूंगा, जब भी खरीदूंगा। तो आज मैंने सिर्फ एग्रीमेंट किया है तो मैं बायर हूँ, जबकि मैंने बाय नहीं किया तो भी मैं बायर हूँ। और निवेदिता ने सेल नहीं किया तो भी ये सेलर है। तो बायर मीन्स अ पर्सन हु बाय और सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल। आगे आते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कितनी हज़ारों बार एग्जाम में आ चुकी है, गुड्स की डेफिनेशन। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तो ये बोला था कि गुड्स की डेफिनेशन इस एक्ट में इतनी कमाल की दे रखी है कि दूसरे सभी एक्ट में सेल ऑफ गुड्स का रेफरेंस लिया जाता है गुड्स पढ़ाने के लिए। जैसे अगर मैं कोई दूसरा कानून पढ़ा रहा हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी गुड्स आएगा, तो बोला गया है कि गुड्स मतलब जो सेल ऑफ गुड्स में समझाया है। जीएसटी है, जीएसटी में भी गुड्स की डेफिनेशन ऐसी ही है, बस उसमें थोड़ी सी अलग है। लेकिन पहले जब वेट चलता था तो गुड्स को यही कवर किया हुआ है। अब लेकिन जीएसटी के अंदर तो क्या है, इस गुड्स पे टैक्स लगाना है ना, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा वेरी करते हैं कि ये भी गुड्स में लेंगे, ये भी लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो उनका थोड़ा वाइडर एस्पेक्ट, क्योंकि उन्हें टैक्स लगाना है। बाकी जहाँ पे भी जनरली कभी गुड्स आ जाए तो गुड्स का मतलब वही है जो इधर समझा रखा है। तो अब मेरे साथ बोलना, वैसे तो सबको याद होगी। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बोलो, अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। गुड्स का मतलब है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, पैसे और एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के। तो अभी ये मूवेबल है, गुड्स है, ये मूवेबल है, गुड्स है। क्या ये बोर्ड मूवेबल है? ये बोर्ड, इसको हटा के दूसरी क्लास में लगा सकता हूँ, तो ये भी क्या है? गुड्स। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। मनी मतलब तो पैसे, और एक्शनेबल क्लेम मतलब जिसका टाइटल अभी क्लियर नहीं है। बोलो, उसको छोड़ के सब गुड्स है।
ठीक है निवेदिता, सबको गुड्स माना गया है जो मूवेबल हो। क्या हो? अब इन्होंने कुछ चीज़ें गुड्स में अलग से कवर करी है, जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और एनीथिंग अटैच विद लैंड। जो भी चीज़ लैंड से अटैच है बट सेपरेट हो सकती है, जैसे ये बिल्डिंग लैंड से अटैच है लेकिन ये सेपरेट नहीं हो सकती, तो ये गुड्स नहीं है। लेकिन अभी मैंने वो एल्यूमिनियम सेक्शन लगा रखा है, वो अलग हो जाएगा तो ये गुड्स है, ये भी गुड्स है। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, ग्रास एंड एनीथिंग अटैच विद लैंड, जो लैंड से अटैच है बट इट इज़ कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग, उसे सेपरेट किया तो वो गुड्स माना गया है। वो क्या माना गया है? गुड्स माना गया। एक्शनेबल क्लेम को बताया है कि भैया जो किसी एक्शन से पता चलेगा, मतलब जो डिस्प्यूटेड है, जो किसी केस से पता चलेगा कि आपका है कि मेरा है। अब गुड्स में ये सब चीज़ें भी आती है, गुडविल आता है, कॉपीराइट आता है, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, गैस आता है, वाटर आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है। अब हर चीज़ जो मूवेबल है वो गुड्स है भाई साहब, हर चीज़ जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। हाँ, अरे तो क्या करे, जो नहीं करता तो हमें क्या लेना देना, ये अकाउंट्स थोड़ी है। तो एंट्री कर मत कर, तू जो सेल कर रही है उसकी भी एंट्री मत कर, तो उसे सेल नहीं मानूंगा क्या? अकाउंट्स को लॉ में क्यों घुसेड़ रहे हो? लो, आज तू किसी चीज़ की एंट्री कर रही है नहीं कर रही, इससे लॉ को क्या लेना देना? लॉ तो कानून है। हमने ये चीज़ तुझे बेची है तो उसको मैंने ये कहा है कि भैया मैं सेलर हूँ, अब मैं इसकी एंट्री नहीं कर रहा हूँ तो मैं सेलर नहीं हूँ, या एंट्री कर रहा हूँ तो क्या लेना देना इससे? कोई लेना देना ही नहीं है। चलो आगे, ये तो गुड्स है, तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, इनको भी गुड्स। अच्छा, किसी के दिमाग में आया सर ये गुडविल, कॉपीराइट वगैरह को अलग से क्यों दे रखा है? क्योंकि भाई साहब ये इंटेंजिबल एसेट्स का नेचर किसी को समझ में ना आए, तो इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि भैया ये भी क्या है? गुड्स है, क्योंकि दिखते नहीं है ना। अब आज मैंने अपनी गुडविल किसी को सेल करी तो दिख थोड़ी रही हो, लेकिन गुडविल है। मैंने अपना पेटेंट किसी को बेचा, अपना ट्रेडमार्क किसी को बेचा, आज मेरा एक ग्लो बोर्ड का एक साइन है, बढ़िया साइन है, मैंने वो किसी को बेचा, दिख थोड़ी रहा है वो, लेकिन गुड्स है वो। नेक्स्ट, गुड्स के टाइप, ये देखो चार्ट और बढ़िया बना रखा है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मैक्सिनेबल क्लेम और मनी को छोड़ के स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास व्रास सब इसमें आएगा। अब ये गुड्स है। अब गुड्स के टाइप्स पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें, टाइप्स ऑफ गुड्स। नंबर 1, ये देखो इसका भी बहुत बढ़िया चार्ट बना हुआ है। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। मेन याद रखना, गुड्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट। और एग्जिस्टिंग में फिर 3 है, स्पेसिफिक, सर्टेन, अनअसर्टेन। स्पेसिफिक, सर्टेन और अनअसर्टेन, जिसमें ये और ये दोनों सेम ही है। ये खुद भी लिख देगा कि ये दोनों सेम है। पहले एग्जिस्टिंग पढ़ाता हूँ, बोलो मेरे साथ। एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच exist at the time of making contract। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एग्जिस्ट करते थे। जैसे आज कोई मेरी दुकान पे मोबाइल ख़रीदने आया, तो मेरी दुकान में मोबाइल था, मैंने कहा पैसे दे और लेके चला जा। उसने कहा सर दिखाओ, मैंने कहा वो लगाओ, तो था मेरे पास। और एक मेरी दुकान पे कोई आया, सर वो आईफोन 16 मैक्स प्रो मैक्स क्या होता है? आईफोन 16 प्रो मैक्स इतना GB। मैंने कहा वो नहीं है यार, लेकिन मंगा देंगे। नहीं है लेकिन मंगा देंगे, आप ऑर्डर दे दो, पैसे लिखवा दो, मंगा देंगे। सप्लाई स्लो है थोड़ी सी। तो भाई साहब ये गुड्स कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एग्जिस्ट नहीं करता, मेरे पास नहीं है, तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं है। अब ये क्या है वो बात की बात है, लेकिन एग्जिस्टिंग नहीं है। तो एक बार और बोल दो, एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स which exist at the time of making contract। These are of 3 types। Specific में बोलो, those goods which are identified and agreed by buyer and seller at the time of making contract। सुनो, अब एग्जिस्टिंग गुड्स में इसने मेरे से कहा कि सर सैमसंग S23 अल्ट्रा है, मैंने कहा है। तो वहाँ पे 4 पड़े हुए थे, ठीक है, 4 थे। एक ब्लैक कलर में था, एक वो वायलेट कलर में था, और एक और कौन सा था?
वाइट कलर में था और ग्रीन भी आते हैं, जो भी आते हैं, ये सारे कलर में पड़े हुए थे। तो ये सारे के सारे एग्जिस्टिंग थे। अब उसमें से सामने वाले ने कहा सर मेरे को ब्लैक चाहिए, ब्लैक, तो मैंने ब्लैक निकाल के दे दिया। अब आइडेंटिफाई भी हो गया, एग्री भी हो गया, तो एग्जिस्टिंग में भी क्या बन गया वो, क्योंकि वो आइडेंटिफाई भी हो गया और वैसे तो 4 थे एग्जिस्टिंग गुड्स, लेकिन उसमें से स्पेसिफिक कितना है, 1। बराबर याद रखना एग्जाम्पल को, एग्जिस्टिंग कितने थे, 1 या 4, बोल भी रहा हूँ 4 एग्जिस्ट कर रहे थे ना, लेकिन उसमें से आइडेंटिफाई और एग्री कितने किए थे, तो स्पेसिफिक कितने थे, सुन रहा है झिंगूर, इधर आ इधर। अब स्पेसिफिक गुड्स को ही सर्टेन गुड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड। तो वापस वही बोल रहा है, फिर देखो ये पागल लिखेगा भी सही कि दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड बट हैज बीन जुडिशियली इंटरप्रेटेड इन एक्चुअल प्रैक्टिस असर्टेन गुड्स इज सेम एज स्पेसिफिक गुड्स। जाहिल का बच्चा। तो असर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि जो आइडेंटिफाई और एग्री हो गए, और उसमें भी वही लिखा हुआ है। आफ्टर और उसमें ड्यूरिंग यूज किया, क्या चीज, एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, और उसमें ड्यूरिंग आइडेंटिफाई इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड एंड एग्री अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। बेटा मेरी बात सुन, आफ्टर बिफोर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है एग्रीमेंट हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर आज तेने एग्रीमेंट किया है तो आज अपन लोग आइडेंटिफाई ही करेंगे उसे, सेल परचेज तो होगी नहीं ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन होगी, और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो फिर सेल परचेज भी उसी दिन हो जाएगी। फिर अपन आगे पढ़ते ही हैं कि डिलीवरी से और टाइटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है वो देखना है। तो एक्चुअल सेंस में ये दोनों वर्ड एक ही तरीके से यूज़ किए जाते हैं। कई लोग ये बोल देते हैं, जैसे तेरा नाम गुंजन है, घर का भी कोई नाम होगा, यही है, घर का गुण होगा ना, तो श्यामलाल, कामलाल, इसका, तेरा, तूने रखा है, बेकाम लाल रखता। तो सुन गुंजन, जोक सपाट, तेरे घर का जो भी नाम हो, मान ले तेरा नाम है बाबू, तो कोई तेरे को बाबू नाम से बुलाएगा, कोई तेरे को गुंजन नाम से बुलाएगा। कहने में ये आएगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट में तेरा नाम बाबू नहीं है, बट कॉमन पार्लेंस में तेरे को बाबू बाबू बोलते तो तू सुन लेता है क्योंकि घर का नाम है। तो ऐसे कई बार एक्चुअल प्रैक्टिस में 2 वर्ड यूज़ हो जाते हैं, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन एक ही निकलता है। तो ये दे तो रखे लेकिन इनका इंटरप्रिटेशन एक ही है। अब ये अपन जब अपनी कॉमन पार्लेंस में यूज़ करते हैं, एक्चुअल सेंस में यूज़ करते हैं, तो कई बार 2 नाम बोल देते हैं कि स्पेसिफिक गुड्स हो गया या सर्टेन गुड्स हो गया, बट बात उसका एक ही है। अब आओ अनसर्टेन गुड्स, दोज गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड, नॉट एग्रीड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये वो गुड्स है जो आइडेंटिफाई भी नहीं हुए, एग्री भी नहीं हुए, आइडेंटिफाई भी नहीं हुए, एग्री भी नहीं हुए। तो मतलब फिर सर ये गुड्स एग्जिस्टिंग है। अब मैंने कहा कि 4 मोबाइल है भाई, वाइट है, ये है, ब्लैक है। हरदीप ने कहा सर अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, तो मैं लेके तो जाऊँगा आपसे, लेकिन अभी इनमें से ही एक लूँगा मैं। तो अभी आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, एग्री नहीं किया, अब आप चारों में से कोई सा भी ले सकते हो। अब आपने आइडेंटिफाई और एग्री कर लिया होता तो मैं पैक करके रख देता, आपने नहीं किया। तो अब आप जब कॉन्ट्रैक्ट करने आओगे, जब पैसे दोगे, तब आइडेंटिफाई करोगे। तो हर अनसर्टेन गुड्स कभी ना कभी सर्टेन बनेगा। बोलो, जिंदगी भर अनसर्टेन नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर गुड्स। गुड्स कितने प्रकार के हैं? पहले कौन से हैं? एग्जिस्टिंग, भूलना मत, एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग में कितने हैं? 3 हैं, स्पेसिफिक, सर्टेन, अनसर्टेन। जिसमें स्पेसिफिक और सर्टेन एक ही है, तो मेन है स्पेसिफिक और अनसर्टेन। इसको हटा दो, फिर आते हैं फ्यूचर गुड्स। सामने देखो, फ्यूचर गुड्स आर दोज गुड्स which has to be manufactured or produced in future। अब ये वो गुड्स है जो अभी तक बन के तैयार नहीं हुए हैं, ये फ्यूचर में बनेंगे। अच्छा, अगर एक और बात सुनो, ये बन के तैयार भी हो चुके हैं तो भी मेरे पास तो नहीं है अभी ये,
जैसे उसने कहा कि मेरे को iPhone 16 Pro Max चाहिए, Pro Max चाहिए। मैंने कहा मंगवा देंगे, तो अभी तो मेरी दुकान पे ही नहीं है। आना सर्टेन में और इसमें फ़र्क है। आना सर्टेन मेरी दुकान में था, लेकिन उसने आइडेंटिफाई नहीं किया था, एग्री नहीं किया था। इसमें उसने आइडेंटिफाई एग्री से मतलब ही है ही नहीं मेरी दुकान में, तो वो कौन सा गुड्स है? गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देख, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के, तो आज आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आप ऑर्डर दे दो, फिर मैं मंगा दूंगा। तो ये कौन से गुड्स है? फ्यूचर गुड्स। ठीक है, कौन से गुड्स है? नेक्स्ट, कंटीजेंट गुड्स। बोलो मेरे साथ, दोज गुड्स which are to be manufactured in future on happening or non happening of uncertain event। अभी कल ही रिवीजन कराया तुम्हें कंटीजेंट गुड्स। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, ये कंटीजेंट गुड्स है। जहाँ भी कंटीजेंट वर्ड आ जाए ना, तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की पटेलाई कर दिया करो। कौन सी पटेलाई? जब भी कंटीजेंट गुड्स आ गया, मतलब ये गुड्स अभी तक रेडी नहीं है। अब उर्विका ने कहा कि सर iPhone 16 Pro Max ले आओ, Max Pro, अल्ट्रा प्रो, Pro Max ही होता है। तुम्हारी एस चाहिए तेरे को? हाँ, तेरे पास है कौन सा? प्रो है। फीस आ गई तेरी? तो ये क्या लाई है तू? हाँ, क्या बोल रहे हैं? दिखा दो मुझे भाई। ये आज एक नई चीज़ आई है क्लास में, इसको स्क्रैचिंग बोल, क्या बोलते हैं? स्क्रंची, स्क्रंची बोलते हैं भाई। देख लो, ये नई नई चीज़ें आ रही है मार्केट में बेवकूफ़ बनाने को। सना का तो मुंह वैसे भी बंद ही रहता है बेटा, तेरे सामने खुलता है बस। परमानेंट बंद करा दे तो तेरे पे आरोप लग जाएंगे अभी बहुत सारे। चलो देखो, अब ये देखो, मेरी बात सुनो बच्चों, ये कंटीजेंट गुड्स है। कंटीजेंट गुड्स से जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड होते हैं, इसको बनाना या ना बनाना। अब मेरे पास अभी एग्जांपल दे रहा था मैं कि उर्विका आई कि भैया iPhone 16 Pro Max मंगवा दो। मैंने कहा सप्लाई बहुत स्लो चल रही है, अपना बंदा दिल्ली तो गया है, अगर वो दिल्ली से ले आया तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये हैपनिंग क्लियर नहीं है। फ्यूचर गुड्स में और इसमें यही फ़र्क है। फ्यूचर में ऐसा हैपनिंग नॉन हैपनिंग नहीं लिखा हुआ, क्लियर है फ्यूचर गुड्स को। बोला है मतलब आएगी, बोला है मतलब आएगी। यहाँ पे क्या बोला है? डिपेंड्स अपॉन अनसर्टेन कंटिंजेंसी। किस पे डिपेंड है? मे भी आए, मे भी ना भी आए। आ जाए तो ले लेना, ना आए तो चुपचाप निकल लेना। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कंटिंजेंट गुड्स से। क्या बोल दिया था? 3 प्रकार के गुड्स पाए जाते हैं इस समाज में। पहले होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरे होते हैं फ्यूचर गुड्स, और तीसरे होते हैं कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग में फिर 3 होते हैं, स्पेसिफिक, सर्टेन, अनसर्टेन। बढ़ो आगे बढ़ो। अभी तक इतनी क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया है बायर कौन है, सेलर कौन है, गुड्स कौन है। क्या पढ़ाया है? तीसरे नंबर पे आए। अब डिलीवरी क्या होती है, बोलो मेरे साथ। डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब एक बंदा दूसरे बंदे को कोई भी चीज़ उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखता है, पोजीशन ट्रांसफ़र करता है, उसे डिलीवरी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डिलीवरी। कितना सिंपल है, पोजीशन उठा के यहाँ से वहाँ दे दो। अब इस चैप्टर में डिलीवरी की आगे भी बात होगी, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन है, आगे भी बात होगी कि डिलीवरी दे देने से गुड्स आपका नहीं हो जाएगा। आज सपोज़ करो कि मैंने कोई कार बेची किसी को, तो डिलीवरी तो दे दी, मैंने कहा ले ले यार भाई, तेरे मैकेनिक को दिखा लेना। होता है ना, कार में ऐसा ही होता है कि अपन कार लेते सेकंड हैंड कार, तो अपने मैकेनिक वगैरह को दिखा लेते थोड़ा कि यार देख लेते सही है नहीं है ना। तो उसको पोजीशन दे दी मैंने, तो क्या मतलब है, उसकी हो गई वो। अब वो अपने मैकेनिक को दिखाएगा, मान लो जमी नहीं जमी, डील में जमी नहीं जमी। कई बार अपन डिलीवरी तो पहले भी ले लेते हैं, मोबाइल में अपन कर लेते हैं, भैया तेरा थोड़ा चला के देख लूँ। कोई दूसरी चीज़ में ऐसा होता है,
कई सारी चीज़ों में डिलीवरी पहले मिलती है, तो क्या चीज़ आपकी हो गई? तो डिलीवरी को डिलीवरी के तरीके से समझना। डिलीवरी का मतलब सिर्फ इतना सा है, पोजीशन एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। बोलो, ठीक है। तो डिलीवरी मीन्स पोजीशन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब इसमें 3 तरह की डिलीवरी है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। गुड्स भी 3 थे, डिलीवरी भी 3 है। मेरी तरफ देखो, एक्चुअल तो पढ़ा दी मैंने तुम्हें। जब एक बंदा दूसरे बंदे को फिजिकली गुड्स हैंडओवर करता है उसे एक्चुअल डिलीवरी बोलते हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी एंड एक्चुअल डिलीवरी। जो डिलीवरी में लिखा है वही एक्चुअल में लिख दो। एक्चुअल डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो 99% चीज़ों की एक्चुअल डिलीवरी होती है। क्या होती है? आप कोई भी चीज़ लेने जाओ, वो सामने वाला पोजीशन उसके पास से आपको दे देता है। अभी आपने पर्स खरीदी हो, आपने वो पर्स उसने आपको उठा के दे दी। मोबाइल खरीदा, मोबाइल उसने उठा के दे दिया। आपने कोई चार्जर खरीदा, चार्जर उसने उठा के, रजिस्टर दिया, रजिस्टर, कपड़े लिए, कपड़े ले लिए। तो हर चीज़ की एक्चुअल डिलीवरी तो होती है, तो मेन तो एक्चुअल ही है, लेकिन बाकी की 2 भी होगी तभी तो दे रखी है। तो अब आते हैं एक्चुअल के बाद कौन सी? कंस्ट्रक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गुड्स ट्रांसफ़र हो जाता है विदाउट चेंज इन कस्टडी। पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं होती फिर भी गुड्स डिलीवर हो जाता है जादू से। किससे? देखो, एक एग्जांपल दिया था, वापस वही एग्जांपल दूंगा। मान लो मेरा एक गोडाउन है। क्या है? गोडाउन है। अब वो गोडाउन में मेरे पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, हरदीप का माल पड़ा हुआ है। हरदीप ने वो माल बेचा क्रिश को। किसको बेचा? क्रिश को। सुन लो बराबर। तो क्रिश ने कहा, सर माल कहाँ से लेके आना है, मुझे माल कहाँ से लेके आना है? तो हरदीप ने कहा, यार अपना ये रामपुरा बाज़ार में गोडाउन है, शब्बीर जी का गोडाउन है, वहाँ जाके ले लो माल, अपना ही माल है, अपना नाम ले लेना। क्रिश गया। अब क्रिश ने देखा मेरा गोडाउन अच्छा बड़ा है, सब चीज़ें माल जमा हुआ है। तो क्रिश ने कहा, यार सर आप ये माल अपने ही पास रखो, क्योंकि मेरी दुकान बहुत छोटी है और आपका गोडाउन बिल्कुल सही है। तो मेरे क्या, जैसे जैसे माल बिकेगा ना, मैं आपसे वैसे वैसे लेता जाऊँगा। जैसे जैसे माल बिकेगा वैसे वैसे लेता जाऊँगा। अभी से ले जाऊँगा क्या करूँगा सर मैं? ख़राब होगा मेरा, दुकान भी मेरी छोटी है। तो मैंने कहा ठीक है। अब एक बात बताओ, माल अपनी जगह से हिला क्या? माल तो वही है। ये एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल है, याद रखना। माल अपनी जगह से हिला, लेकिन पहले पोजीशन किसकी थी? हरदीप की। मैं तो माल का सिर्फ एक तरीके से क्या था? केयर टेकर था। क्या था मैं? पोजीशन तो हरदीप की थी। अब पोजीशन किसकी हो गई? क्रिश बाबू की। तो जगह से चेंज नहीं हुई है एक्चुअल पोजीशन। हाँ, टाइटल चेंज हो गया है, लेकिन पोजीशन अभी तक चेंज। यही होता है सिंबॉलिक डिलीवरी में कि विदाउट एनी चेंज इन पोजीशन, कोई चेंज नहीं होता पोजीशन में, फिर भी डिलीवरी हो जाती है। तो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है एज अ डिलीवरी, तो इसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा गया है। क्या कहा गया है? हालांकि डिलीवरी हुई नहीं है, क्योंकि चीज़ ने अपनी जगह छोड़ी ही नहीं है, पोजीशन तो वही है, लेकिन टाइटल चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? टाइटल पहले हरदीप का था, अब किसका हो गया? क्रिश का हो गया। ये एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। यही दे रखा है एग्जाम्पल। देखो, एक वेयर हाउस कीपर है जो ए के लिए होल्ड करता था और अब वो बी के लिए होल्ड करेगा। अजी ना बात, पहले वो किसके लिए होल्ड करता था? ए के लिए, अब किसके लिए करेगा? बी के लिए। क्या हो गया बेटा, कोई डाउट है क्या? पूछ ले, दिमाग में मतलब कुछ भी, तो आधा पागल है। समझ में आ गया ना बेटा? अरे रिवीजन में भी डाउट थोड़ी रखेंगे अपन यार, बिल्कुल क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, 50 बॉल में 100 मारने, वहाँ ध्यान रखना। कितनी? तो क्रिकेट नहीं खेलते तो चेस मत खेल लेना वहाँ। तू 4 घंटे तक पेपर लेके बैठा रहे, ये लिखूँ कि ये लिखूँ, ऊपर ले जाऊँ, वहाँ क्रिकेट ही खेलना है, T20 खेलना वहाँ, तो वहाँ चेस खेलने बैठ जाए तू। चलो, टाइम वाले मैच होते हैं, सब में तो टाइम लगता है, 5-5 घंटे बैठे रहते हैं निवरे की तरह। 5 मिनट का अब तो ऐसे के साथ खेलेगा वैसे जैसे खेला ही नहीं है, तो फिर तो 1 मिनट का भी होता है। अच्छा, तो उसका रिजल्ट कैसे निकलता है? नहीं यार, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना टाइम पहलेगा तो। अच्छा, चलो अब मेरी बात सुनो। अगली डिलीवरी आती है सिंबॉलिक डिलीवरी। कौन सी आती है? सामने देखिएगा, ये वो डिलीवरी है जिसमें आप एक्चुअल पोजीशन देने के बजाय कोई ऐसा टाइटल, कोई ऐसी की या कोई ऐसी चीज़ दे देते हो जिससे समझ में आ जाता है कि डिलीवरी हो गई। सिंबॉलिक। इसका बेस्ट एग्जांपल है कार। मैंने आपको कार बेची,
तो ऐसे कार उठा के दूंगा, अरे कार, या चाबी दे दूंगा। चाबी देना कार देने के बराबर है, ठीक है। सामने वाला माथे आ जाए, ओए 10 लाख रुपए में क्या चाबी दे दिए, कार दो, ठीक है। फ़ोटो भी चाबी के साथ बड़ी वाली चाबी होती है, वो सिंबॉलिक डिलीवरी है। कौन सी डिलीवरी है? जहाँ पे गुड्स को डिलीवर किया जाता है, कैसे? कोई टाइटल देकर, कोई की देकर, चाबी देकर। ये लिख लो यहाँ, ये यूज़ में आता है जब बल्कि नेचर का गुड्स हो। कौन सा नेचर का? हैवी गुड्स हो। क्या हो? आगे आऊँ? डिलीवरी भी 3 हो गई, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक। आगे आ रहा हूँ मैं। हाँ, ओनरशिप के लिए ये रूल नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने कहा ना कि डिलीवरी को डिलीवरी के पार्लेंस में ही पढ़ना, ओनरशिप इसमें मत जोड़ना। ओनरशिप के अपने रूल है। अपन ने तो पढ़ा ही है कि डिलीवरी देना भी कई बार ओनरशिप देना नहीं होता, पढ़ा ही है आगे तुमने। तो डिलीवरी के अपने रूल, अरे ओनरशिप के अपने रूल है। चलो नेक्स्ट, चौथी क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? तुमने डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? सबसे ईजी यूनिट है ना। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की। किसकी बात करते हैं? देखो मेरी तरफ, जब भी आप किसी चीज़ की ऑनरशिप किसी को ट्रांसफ़र, अब मैं डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अब ऑनरशिप की बात कर रहा हूँ। जब भी आप किसी को ऑनरशिप देते हो तो ऑनरशिप में कोई ना कोई तरह का डॉक्यूमेंट देते हो। जैसे कोई इनवॉइस दे देते हो, कोई बिल ऑफ लेडिंग दे देते हो, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वेयर हाउस रिसिप्ट एंड दीज टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। यूजुअली हम ऐसे डॉक्यूमेंट देते हैं जिन, सुनो, ऐसे डॉक्यूमेंट देते हैं कि जिन डॉक्यूमेंट से ये पता चल जाता है कि टाइटल एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र हो गया। टाइटल एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र हो गया, इसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मीन्स बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस सर्टिफिकेट, वॉ फिंगर, ये सब अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये समझाने नहीं बैठना है तुम्हें कि ये क्या है, ये क्या है, बस ये समझ लो ये ऐसे डॉक्यूमेंट है जिससे टाइटल आपका हो जाता है। आपके नज़रों में सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट होता है इनवॉइस, बिल जिसे बोलते हैं। आप हमसे कोई फ़ीस जमा कराते हो तो बिल मांगते हो ना, बिल मतलब इनवॉइस मांगते हो ना, सर स्लिप दे दो, लेना भी चाहिए हमें। वो स्लिप इस बात का प्रूफ है कि आपने मुझे फ़ीस दे दी। सेम उसी तरीके से एक बिल ऑफ लेडिंग, वेयर हाउस सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि माल आपका हो गया। तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। क्या है ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को ढंग से समझाता नहीं है, मतलब समझाता तो है लेकिन पहले आपको ये एग्जांपल देने लग जाता है। बिल ऑफ लेडिंग, फलाना ढिमकड़ा, डेफिनेशन यहाँ से है। एनी डॉक्यूमेंट यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स। जो भी चीज़ ये दिखा रही है कि गुड्स का पोजेशन और कंट्रोल ट्रांसफ़र हो चुका है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। वो डॉक्यूमेंट क्या है? आजकल क्या, शुरू से ही ऑनलाइन चीज़ें भी खरीदते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपके मेल पे आता है। अब अपनी चेक करने की आदत हो ना हो, ठीक है, वो लोग यार डब्बे में नहीं डालते हैं, बराबर मेल पे भी देते हैं। डब्बे में भी होता है बिल है और मेल पे भी आता है, ताकि डब्बे में से कभी इधर उधर हो जाए, कुछ हो जाए तो मेल पे तो रहे। कभी भी देखा करो, कोई भी ऑनलाइन साइट है आपके मेल पे ज़रूर आएगा। तो वो लोग जैसे ही गुड्स देते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हाथों हाथ दे देते हैं। क्या हाथों हाथ दे देते हैं? और देना भी चाहिए, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब मैंने ये लाइन अंडरलाइन कर लो, ये लिस्ट इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। बार बार बोलता हूँ, लॉ में 2 डेफिनेशन होती है, एक होती है इंक्लूसिव, एक होती है एग्जॉस्टिव। मनीष को बताएगा एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है। वेरी गुड, जिसमें और ऐड नहीं हो सकती, और इंक्लूसिव का मतलब जिसमें और ऐड। तो ये डेफिनेशन एक सुर में बोलो, इंक्लूसिव है कि एग्जॉस्टिव है? इंक्लूसिव, क्योंकि इसमें और चीज़ें ऐड हो सकती है। तो यहाँ लिखा हुआ है ये लिस्ट इलस्ट्रेटिव है, मतलब इंक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। आप इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हो, कर ही सकता हूँ। ये ना भी बताता तो थोड़ी, अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें, आपको मैंने 5 चीज़ें बोली तो क्या यह 5 ही चीज़ें डॉक्यूमेंट में आती है क्या? यानी हज़ारों तरह के डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। अभी मैं तुम्हें जो स्लिप देता हूँ वो स्लिप का तो नाम ही नहीं है इसमें, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो भी डॉक्यूमेंट है। हर तरह का डॉक्यूमेंट, बोलो एनी डॉक्यूमेंट विच इज़ यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ प्रूफ ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन और कंट्रोल इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। 4 हो गए। नेक्स्ट,
इसमें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में फ़र्क होता है। एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और एक होता है डॉक्यूमेंट, ये भी सुन लो, कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में। कई सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें आपको वो चीज़ को यूज़ करने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन आगे किसी को बेचने का अधिकार नहीं मिलता। देर आर सम डॉक्यूमेंट विच इज़ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बट नॉट शोइंग, अरे डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बट नॉट ऑफ टाइटल। देखो, आज अगर आपको कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट दिया, शेयर सर्टिफिकेट पे शब्बीर का नाम है, तो अब क्या होता है कि शब्बीर ने वो शेयर बेचे उर्विका को, तो उर्विका क्या करेगी कि शेयर सर्टिफिकेट अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराएगी, क्योंकि उसमें प्रोसेस है और वो है। ये बोल देगी सर आप तो आपका शेयर सर्टिफिकेट दे दो, तो मेरे शेयर सर्टिफिकेट से उर्विका भी वो शेयर को यूज़ कर रही। अब उर्विका ने आगे वो चीज़ बेच दी इसको हरदीप को, और हरदीप भी उसको यूज़ कर रहा है, नाम अभी भी मेरा ही आ रहा है, तो वो शेयर सर्टिफिकेट इज़ नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इट इज़ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ये वो डॉक्यूमेंट है जो टाइटल शो कर रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये चीज़ उर्विका यूज़ कर रही है, उर्विका की नहीं है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट है। सेम ऐसे ही आप किसी की गाड़ी चलाते हो और उसमें आरसी होती है, तो उस गाड़ी के नाम की आरसी है और उस पर आपका नाम नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका है, तो पुलिस वाला रोकेगा नहीं आपको, इसीलिए कि भले उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। पुलिस वाला ये समझ जाता है कि अगर गाड़ी रामलाल के नाम की है और अभी रामलाल की जगह उसे उर्विका चला रही है, लेकिन उर्विका पर ड्राइविंग लाइसेंस है और उर्विका के पास रामलाल का आरसी भी है, तो वो समझ जाएंगे कि ये चोरी की गाड़ी नहीं है, क्योंकि गाड़ी चोरी होती है, आरसी कैसे चोरी करेगा कोई। तो मतलब रामलाल ने ही आरसी और गाड़ी उर्विका को दी होगी कि तू अभी ये चलाने जा, लेकिन लाइसेंस तेरा, लाइसेंस उसको होना चाहिए जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है। अब अगर मान लो गाड़ी मेरी है, उल्टा करूँ मैं, गाड़ी मेरी है, आरसी भी मेरे नाम पे है, गाड़ी भी मेरे नाम पे है, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है और मैंने लाइसेंस दिखा दिया मुर्तज़ा सर का, तो वो मेरे को दल लेगी पुलिस, साले तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, अरे गाड़ी तो है ना मेरे पास, अरे तो चलानी नहीं आती, नहीं चलानी आती तो लाइसेंस का है, इनका है उसको बिठा। तो ड्राइविंग सीट पे अगर आप बैठे हो तो लाइसेंस आपका होना चाहिए, गाड़ी की सीट, तो वो गाड़ी और गाड़ी की आरसी जब आप दिखाते हो लेकिन उस पर आपका नाम नहीं है, फिर भी गाड़ी आप चला रहे हो, तो दैट आरसी इज़ अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। वो क्या है? इट इज़ नॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, लेकिन इसमें रिस्क होता है। अब गाड़ी ठुक गई, कुछ हो गया, तो डॉक्यूमेंट पे अगर उसका नाम है तो वो मरेगा, इसलिए आप किसी को गाड़ी बेचते हो तो पहले अपन आरसी भी उसके नाम पे ट्रांसफ़र करवा देते हैं, ताकि गाड़ी से कुछ भी दुर्घटना हो जाए तो वो दैट पार्टी हैज़ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। चलो आगे आते हैं, पॉज कर दो रुबिका। नेक्स्ट अगली डेफिनेशन आती है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल हो गया, होगी ख़त्म डेफिनेशन या कुछ और नाटक बाकी है? हाँ, अब है ना, अब छोटी छोटी डेफिनेशन है, सुनो इधर। मर्केंटाइल एजेंट, सामने जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप किसी को हायर करते हो माल बेचने के लिए, तो वो मर्केंटाइल एजेंट है। ये एजेंट एक नॉर्मल एजेंट से बहुत अलग होता है। मर्केंटाइल एजेंट वो एजेंट है जिसको माल बेचने का अधिकार है, माल प्लेज पे रखने का अधिकार है, जो अधिकार आपके पास है वो सारा अधिकार उसके पास है। अब ये कितने सारे लोग तुम्हें दिखते हैं जो एजेंसी ले लेते हैं, तो वो सब मर्केंटाइल एजेंट होते हैं। आज किसी ने एशियन पेंट की एजेंसी ले ली, नेरोलिक की एजेंसी ले ली, है ना, इंडिया सीमेंट की एजेंसी ले ली, अंबुजा सीमेंट की एजेंसी ले ली, तो इन एजेंसी पे होता है, इनके यहाँ क्या करोड़ों का माल पड़ा रहता है, लेकिन ये वो करोड़ों के माल की पेमेंट नहीं करते हैं। पेमेंट कर लेंगे तो ऑनर ही बन जाएंगे। एजेंसी होती है सिर्फ एजेंट सुनो, एजेंसी होती है, वो माल छोड़ के चला जाता है ऑनर कि तू बेच आराम से, टेंशन मत ले, जितना बिकेगा उतना पैसा दे देना, नहीं बिके तो माल वापस दे देना। लेकिन जिसके पास एजेंसी होती है वो जब माल बेचता है तो ऐसा लगने नहीं देता कि मैं इसका ऑनर नहीं हूँ, आपको तो ये लगेगा वही ऑनर है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया काम होता है, लेकिन इसके लिए आपको ऐसी धाप जमानी पड़ती है, आपको ऐसा आपका वो हो, मतलब गुडविल हो सबसे पहले, तो फिर जाके आपको ऐसी एजेंसी मिलती है। माल छोड़ के चला जाता है वो आपके यहाँ, कितनी बढ़िया बात है। माल छोड़ के चला गया, जितना बेचना हो बेचो, जो बिक जाए ठीक, उसका कमीशन मिलेगा तुम्हें, नहीं बिका तो वापस दे देना। चलो खैर, तो मर्केंटाइल एजेंट मीन्स अ पर्सन
who has authority to sell the goods, raise money from lien of such goods, raise money from pledge of such goods, और एक और क्या बताया मैंने तुम लोगों को? हाँ, कंसाइन सच गुड्स, उस गुड्स को कंसाइन कर सकता है, प्लेज पे रख सकता है, सेल कर सकता है, और जैसे ऑनर उसे यूज़ करता है वैसे यूज़ कर सकता है। वो बंदा होता है मर्केंटाइल एजेंट। चलो आगे आओ। प्रॉपर्टी सुनो सामने। वैसे यहाँ प्रॉपर्टी वर्ड है, पूरा नाम है प्रॉपर्टी इन गुड्स। पूरा नाम क्या है? प्रॉपर्टी इन गुड्स। टाइटल भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? ओनरशिप भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? 3 नाम है इसके, प्रॉपर्टी इन गुड्स, टाइटल या ओनरशिप। तो यहाँ से प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, लेकिन आगे चल के अलग अलग, तुम तो अब रिवीजन कर रहे हो, तुम्हें याद ही है, आगे चल के वो प्रॉपर्टी इन गुड्स भी बोलेगा, टाइटल भी बोलेगा, ओनरशिप भी बोलेगा, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाएगा। कितने नामों से? तो तुम तो ध्यान से सुन लो। अब प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अभी ये गुड्स है, इसकी ओनरशिप मेरे पास है, मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने खरीदा है इसको पैसे देकर, इसकी प्रॉपर्टी है मेरे पास। तो प्रॉपर्टी का नॉर्मल मतलब होता है ओनरशिप और टाइटल इन गुड्स। बोलो, ओनरशिप और टाइटल इन गुड्स। जो यूजुअली आपको मिलता है पेमेंट करने के साथ। यूजुअली ऐसा ही होता है कि पेमेंट करोगे तो प्रॉपर्टी आपकी, पेमेंट करोगे तो। लेकिन सुनो, उस केस में आपको मिलती है जनरल प्रॉपर्टी। क्या मिलती है? कई बार कुछ गुड्स में स्पेशल प्रॉपर्टी भी होती है। स्पेशल प्रॉपर्टी कैसे? अगर आपने कोई ऐसा गुड्स खरीद लिया जो सामने वाले ने किसी को प्लेज पे दे रखा था, तो आपने उस गुड्स को खरीदा तो आपके पास जनरल प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी उसके पास है जिसको उसने प्लेज पे दिया। अब आपको तो याद ही नहीं था। तो अगर सामने वाले ने कर्जा नहीं चुकाया उसका, जिसको प्लेज पे दिया है, तो वो चीज़ आप बेच नहीं पाओगे, फिर वो लेके चला जाएगा। ठीक है बेटा, सही हो? अब सुनो, अगर आप कोई चीज़ बेचते हो, खरीदते हो, तो हमेशा उसके पेपर चेक करा करो कि वो किसी को प्लेज पे तो नहीं रखी। गलती से वो किसी को प्लेज विलेज पे रख दी है तो फिर आपकी पिक्चर बन सकती है, क्योंकि वो उसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है, याद रखना, और आपके पास जनरल प्रॉपर्टी है। और नॉर्मली अगर कोई गुड्स प्लेज पे नहीं होता तो जनरल प्रॉपर्टी भी आपकी है, स्पेशल प्रॉपर्टी भी आपकी है, मन चाहे जैसे यूज़ करो। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी और एक होती है जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी नॉर्मली गुड्स के साथ ही ट्रांसफ़र हो जाती है। जनरल प्रॉपर्टी गुड्स के साथ ही ट्रांसफ़र हो जाती है। गुड्स देते हो तो प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र हो ही जाती है। बट याद रखना, मैं अभी सिर्फ बेसिक टर्म पढ़ा रहा हूँ, आपने तो चैप्टर पढ़ा है आगे। ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसके कुछ रूल्स है। ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के लिए गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, बायर ने सेलर को पूरे पैसे दे दिए हों, बहुत सारी बातें हैं जो आगे चल के आएंगी। अभी तो मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, आप बोलोगे प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप और टाइटल इन गुड्स। बोलो, ओनरशिप और टाइटल इन गुड्स। ठीक है, और ओनरशिप और टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र हो जाता है सेलर से बायर को जब बायर पे कर देता है। बोलो, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है सेलर से बायर को जब बायर पे कर देता है। क्या आया? प्राइस। इस चैप्टर में प्राइस इज द कंसिडरेशन। इस चैप्टर में यहाँ कंसिडरेशन सिर्फ प्राइस ही होगा। चलो खत्म। अब बाकी की सिंपल डेफिनेशन है। प्राइस मतलब ये रहा, कंसिडरेशन जो सेल में देते हो आप, ये नहीं आएगा एग्जाम में। क्वालिटी मतलब जो उसकी कंडीशन है, कैसा है वो गुड्स, ये भी एग्जाम में नहीं आएगा। इंसॉल्वेंट नंगा, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने डेब्ट पे नहीं कर सकता, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने डेब्ट पे नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंट। तो ये पूछेगा क्या व्हाट इज इंसॉल्वेंट, हु इज इंसॉल्वेंट। तो आने लायक क्या है, वैसे तो सारी पढ़ ली हमने, आने लायक क्या है? गुड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, गुड्स, डिलीवरी, गुड्स में से क्वेश्चन बन सकता है, डिलीवरी में से बन सकता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो होती है, जनरल और स्पेशल। समझ गए? नेक्स्ट एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ छोटी सी, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। ये सेल है और ये एग्रीमेंट टू सेल है। इन दोनों में नीचे डिफरेंस दे रखा हो तो यहाँ काट देना, डिफरेंस में अच्छे से पढ़ लेना। ये रहा से, तो ऊपर काट दो, यहाँ पढ़ लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और पढ़ा दो। नहीं तो तुम लोग बुरा मान जाओगे। हर चैप्टर की जब अपन शुरुआत करते हैं तो अपन उसके एसेंशियल एलिमेंट पढ़ते हैं।
क्या पढ़ते हैं? बिना एसेंशियल एलिमेंट पे अपन ने आज तक कोई चैप्टर शुरू इसके भी पढ़े। तो एसेंशियल एलिमेंट्स सेल ऑफ गुड्स के, किसके? सिंपल एसेंशियल एलिमेंट है, बोलो मेरे साथ। दो पार्टी होनी चाहिए, एक बायर एक सेलर, गुड्स होने चाहिए, सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स ही होगा, बिना गुड्स के ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो दो पार्टी होनी चाहिए, सेलर और बायर, गुड्स होना चाहिए। नंबर 3, प्राइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल ऑफ गुड्स का कंसिडरेशन हमेशा प्राइस होगा। सुनो, अगर मैंने कोई माल उर्विका को बेचा और उर्विका ने पैसे नहीं दिए, उर्विका ने कहा सर आपके बच्चे को भेज देना, उसको ट्यूशन पढ़ा दूंगी, तो उर्विका ने मेरे को प्राइस पे नहीं किया, प्राइस पे नहीं किया, तो ये कंसिडरेशन सही नहीं है। अब प्राइस का लिया इसने मुझे। इस कॉन्ट्रैक्ट टाइप में कोई भी कंसिडरेशन हो सकता है, एज डिजायर बाय प्रोमिसर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला था ना, कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो प्राइस ही होगा। क्या होगा? तो ये तीसरा। चौथा, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होनी चाहिए सेलर से बायर को। किसको ट्रांसफर होनी चाहिए? अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही, मैंने कहा उर्विका को सुनो 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 सर आपने, उर्विका ने कहा मुझे सर आपने S24 अल्ट्रा ले लिया है तो S23 अल्ट्रा मुझे बेच दो। 24 ले लिया ना आपने तो 23 मुझे बेच दो। तो मैंने कहा यार उर्विका देख, अपना एक उसूल है, अपन ज़िंदगी में कोई चीज़ लेते तो बेचते नहीं हो उसको, ठीक है? तो तेरे को चाहिए तो यूज़ करने के लिए ले ले, उसके लिए तू मेरे को रेंटल दे देना या मत देना, कुछ भी, तू तो यूज़ करना, तेरा मन भर जाए तो दे देना वापस। लेकिन अपन क्या बेचते नहीं है किसी चीज़ को। तो मैंने इसको बेचा नहीं है, और बेचा नहीं है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, तो ये सेल ऑफ गुड्स नहीं है। सेल ऑफ गुड्स के लिए प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जरूरी है। बोलो, अब अगर मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की तो बेलमेंट हो गया। क्या हो गया? ये मैंने तो यूज करने के लिए दिया है इसको। कैसे दिया है? जल्दी सुनो, एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है। नंबर 1, दो पार्टी होनी चाहिए, एक सेलर, सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना चाहिए। मतलब ये सेल ऑफ गुड्स सिर्फ गुड्स पे लगेगा। किस पे लगेगा? सुनो, गुड्स पे लगेगा। सुनो सुनो, किस पे लगेगा? गुड्स पे। मतलब अगर सामने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें गुड्स नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, तो ये गुड्स थोड़ी है, तो इस पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो सुनो, तीसरा, प्राइस होना चाहिए। कंसिडरेशन सिर्फ क्या होगा? प्राइस। भाई लर्न हो रहा है, मेरा रिवीजन नहीं है, तुम्हारा है। अब चौथा, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर होना चाहिए। क्या? प्रॉपर्टी इन गुड्स सेलर से, और इसमें जो कंडीशन है वो एब्सोल्यूट भी हो सकती है, कंडीशनल भी हो सकती है। एब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है। ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट जो मैंने तुम्हें सेल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया वो इधर भी होने चाहिए। क्या पढ़ाए थे? फ्री कंसेंट, पार्टी कैपेबल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। पढ़ाए थे ना उधर 12, वो 12 के 12 इधर भी होने। तो ये क्या बार बार टाइम पास करता, सारे लिखता, तो इसने लिख दिया ऑल अदर्स। सर हम ऐसे कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। अगर आप हाँ कर सकते हो, आपको एग्जाम में आए तो आप भी लिख सकते हो ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मस्ट बी देयर, और उसके 2-3 के नाम लिख देना बस, फ्री कंसेंट और ये है ना, कर सकते हो ऐसा। धन्यवाद, कल रिवाइज करते हैं बाकी का।